हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करने के बाद अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ अ विटामिन। क्लियर? तो सबसे पहली क्लास हमने शुरू की थी ग्लैंड से, ग्रंथि, जहाँ के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन का जोन है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ग्लैंड कंप्लीट किया। ग्लैंड कंप्लीट करने के बाद हमने एक छोटा टॉपिक उठाया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक था। उसके बाद हमने पढ़ा फूड एंड न्यूट्रिशन। जो फूड एंड न्यूट्रिशन ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उसकी पृष्ठभूमि के लिए इंपॉर्टेंट था पढ़ना। ठीक है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट किया, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया। तो इसमें जो बड़ा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था कि जो विटामिन्स है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। तो अब यहाँ से विटामिन शुरू करते हैं। विटामिन में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये आप समझिएगा। विटामिन्स में आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो पूरे रोग को, इट मीन्स डिजीज़ को एक साथ पढ़ना बहुत कन्फ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट होता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्री में। ये प्री का ही जोन है जहाँ विटामिन्स के रासायनिक नाम, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स, ये पूछता है। इसमें से थोड़ी सी इसका जो हम देखें हिस्ट्री टाइप में देखते हैं तो किसने टर्म क्वाइन किया ये पूछता है। विटामिन्स को और क्या कहा जाता है ये पूछता है। विटामिन के सोर्स पूछता है। जो इसका मेन फोकस है वो है विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाले रोग, द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ठीक है, यहाँ से इसका एक जोन है प्री का, काफ़ी अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और इसको आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। नया टॉपिक विटामिन। आज की क्लास है, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, आपको ट्रिक के साथ पढ़ाते जाऊंगा, आप क्लास के साथ तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक विटामिन। चलिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं हम लोग। इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि विटामिन जो है वो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो इसके पहले विटामिन को किस में काउंट किया जाता था, न्यूट्रिएंट एलिमेंट में काउंट कर दिया जाता था। स्पेसिफिकली इसको अलग से इसका नाम नहीं दिया गया था, और ना ही इसके बारे में किसी ने कोई भी कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले 1911 और 12 में कैसिमर पंक, नाम याद रखिएगा, कैसिमर पंक, उन्नीस 11-12 में साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले विटामिन की अवधारणा प्रस्तुत की। द कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन इज प्रेजेंटेड बाय या कॉइन्ड बाय द कैसिमर पंक। नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है कि विटामिन की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी, तो कैसिमर पंक ने प्रस्तुत की थी 1911-12 में। पोलैंड के एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन इज प्रेजेंटेड बाय द कैसिमर पंक। ठीक, याद रहेगा, कैसिमर पंक 1911-12 पोलैंड के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने विटामिन की अवधारणा प्रस्तुत की, और साथ ही साथ इन्होंने विटामिन शब्द को टर्म किया है। मतलब विटामिन शब्द किसने दिया है, तो कैसिमर पंक ने ही दिया है। ये दो क्वेश्चन है, याद रहेगा। कैसिमर पंक 1911-12 पोलैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले विटामिन की अवधारणा प्रस्तुत की, और साथ ही विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कैसिमर पंक, साइंटिस्ट फ्रॉम द पोलैंड, 1911-12, who termed the coin vitamin and presented the concept of vitamin। पहला क्वेश्चन। दूसरा आते हैं, अब तक कितने विटामिन खोजे जा चुके हैं। अब तक लगभग 20 और 20 से ज़्यादा विटामिन भी खोजे जा चुके हैं। मोर देन 20 विटामिन को क्या किया जा चुका है, खोजा जा चुका है। सिंपल क्वेश्चन है, कितने विटामिन हैं, मोर देन 20 विटामिन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जितने भी विटामिन होते हैं उनको विटामिन को दो भागों में बांटा गया। द विटामिन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन और सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। कैसे बांटा गया है, तो जो विटामिन किसमें घुलता है, किसमें वो सॉल्युबल है, उसके आधार पर विटामिन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। ऐसे विटामिन ऐसे विटामिन जो सीधे पानी में घुल सकते हैं वो कहलाएंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। लेकिन ऐसे विटामिन जो केवल वसा में, मतलब फैट में डिजॉल्व होंगे, सॉल्युबल होंगे, वो कहलाएगा क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वसा का जो विटामिन्स का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है, उसके घुलने के आधार पर किया गया है, उसके डिजॉल्व होने के आधार पर किया गया है। तो विटामिन के 2 प्रकार है। एक है क्या, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ विटामिन, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। अब जो क्वेश्चन है वो यहीं से आपको पूछेगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा,
कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो अल्फ़ाबेट में कैसा है, ए, फिर बी और सी, तो बी और सी एक साथ है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। नहीं सर, एक्चुअली इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, ये वो हो गया है मतलब, ठीक है। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये कैसे विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है, तो अल्फ़ाबेट में बी के बाद क्या है, सी, तो बी और सी एक साथ है, ठीक है, याद होगा। क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे कि जल में घुलनशील विटामिन, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, विटामिन बी और विटामिन सी। अब आते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, द फैट सोल्यूबल विटामिन, तो कौन कौन से हैं, ए, विटामिन ए, बी और सी तो ऊपर आ गया है, डी, ई और के, ए, डी, ई, के, याद रहेगा, ए, डी, ई, के, क्योंकि बी और सी ऊपर जा चुके हैं, तो क्या क्या बचा, ए नीचे आ गया, बी और सी ऊपर है, फिर डी आएगा, ई आएगा और के आएगा। तो ये है फैट सॉल्युबल विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है और निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन को याद रखेंगे तो आपसे फैट सॉल्युबल वाला आंसर लगा देंगे। तो वाटर सॉल्युबल वाला बी एंड सी, अल्फ़ाबेटिकली जो सीक्वेंस है उसमें वो अरेंज्ड है, बी एंड सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। उसके बाद जो बचा ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के, चार, ये चार विटामिन कैसे हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसिमर पंक वाला क्वेश्चन बनेगा। तो पहला साइड, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। वापस एक बार रिकॉल करते हैं कि विटामिन शब्द की अवधारणा या विटामिन की अवधारणा और विटामिन शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग किया, कैसिमर पंक ने प्रयोग किया, ठीक है। 1911 हॉलैंड के जो हैं वो पोलैंड के साइंटिस्ट हैं, ये याद रख लिए। फिर जो विटामिन हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक जल में और एक वसा में, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो जल में घुलनशील हैं वो बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है बचे हुए कौन कौन सा, ए, डी, ई और के। क्लियर। चलिए फिर विटामिन्स को और क्या कहा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए, सप्लीमेंट्री फूड, सप्लीमेंट्री फूड कहा गया है, हिंदी में कहते हैं पूरक आहार, ठीक। पूरक आहार किसे कहा गया है, तो पूरक आहार किसे कहा गया है, विटामिन्स को कहा गया। चलिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा, संपूर्ण आहार किसे कहा गया है, कंप्लीट फूड किसे कहा गया है, आंसर करिए। कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड किसे कहा गया है, मिल्क, जय सोनी जी, बढ़िया आंसर, विवेक तिवारी जी भी मिल्क। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये सप्लीमेंट्री है, पूरक आहार, और जो दूध है वो क्या है, पूर्ण आहार, संपूर्ण आहार है, ठीक। तो आंसर को देख के लगाना है, ठीक है, तुरंत देखते हुए उसको पढ़ लेना है, हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। तो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन को क्या कहा, विटामिन को उन्होंने कहा कि विटामिन क्या है, संपूरक आहार है या पूरक आहार है, इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री फूड है। तो आप देखें कि आपके खाने में क्या मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, पानी तो ज़्यादा रहता ही है, ठीक है, मिनरल्स कम अमाउंट में रहता है, और विटामिन हैं, ठीक है। तो विटामिन को क्या कहा गया है, पूरक आहार या सप्लीमेंट्री फूड कहा गया, किसने कहा है, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने क्या कहा, नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस, इन्होंने क्या कहा, विटामिन्स को सप्लीमेंट्री फूड कहा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि सप्लीमेंट्री फूड या पूरक आहार कौन है, विटामिन है, ठीक है। देखिए कई बार क्या देता है कि पूरक आहार क्या है, तो उत्तर ऑप्शन में दे देगा मिल्क दे देगा या कुछ भी और दूसरा दे देगा, लेकिन याद रखिएगा क्या लेना है अपने को, विटामिन्स लेना है। किसने कहा है, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। तो दो साइंटिस्ट का नाम आ गया, एक हो गया कैसिमर पंक और एक है फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। कैसिमर पंक ने क्या किया, विटामिन की अवधारणा प्रस्तुत की और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया,
ठीक है। टर्म द क्वाइन विटामिन एंड प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन, किसने? फ्रेडरिक आपके कैसिमर पंक ने। दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या आ गया? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने क्या कहा है? विटामिन को सप्लीमेंट्री फूड यानी कि पूरक आहार कहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक विटामिन के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक, यहाँ से आपका क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊँगा कि क्या पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से देखते हैं। अब हम एक एक विटामिन को कंप्लीट करते जाएंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले विटामिन का नाम देखेंगे, फिर उसका रासायनिक नाम क्या है ये देखेंगे, उसे और कुछ कहा जाता है क्या ये देखेंगे, फिर विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके स्रोत के बारे में पढ़ते जाएंगे। We will discuss about the chemical name of the vitamin or other name of the vitamin. We will discuss about the disease which will be caused by the deficiency of vitamin and at last we will discuss about the sources of the vitamin. है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे और हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उसके बारे में बात करते जाते हैं। तो सबसे पहले पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए, चलिए विटामिन ए का नाम क्या है? तो यहाँ पर से बनेगा क्वेश्चन। विटामिन ए को कहा गया है रेटिनॉल। अगर मैं ऐसे बराबर का साइन बनाया हूँ इक्वल का, इसका मतलब इसे यह कहा जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कभी आप भूल गए तो याद रखिएगा अरे, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया आर ए, अरे से याद रखिएगा, है ना। कभी एग्जाम में कंफ्यूजन है तो ट्रिक याद करिए, ट्रिक याद करेंगे तो आपसे ये इजीली जो है आप आंसर लगा लेंगे। रे, तो ए फॉर विटामिन ए और रे फॉर रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है आपसे। इसी पैटर्न पे पूछता है वो कि इसका रासायनिक नाम क्या है बताइए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर आपके भोजन में, आपके फूड में विटामिन ए की मात्रा कम हो गई तो आपके बॉडी को जो विटामिन ए चाहिए था वो विटामिन मिलेगा नहीं। तो अब विटामिन ए की मात्रा शरीर में कम हो जाएगी, इसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो जब विटामिन ए कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होंगे? ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विल कॉज सम डिजीज। तो ये है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग में ना आप देखना हमेशा वो आई वाला, आँख वाला रोग आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर कन्फ्यूज़न होगा कहीं तो देख लेना कि विटामिन ए है और आँख से संबंधित कोई रोग आएगा तो हमेशा आप आँख से संबंधित रोग वाला ले लेना। चलिए पहला समझते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, रात में दिखाई नहीं देता है, रतौंधी बोलते हैं हिंदी में, रतौंधी, और इंग्लिश में कहलाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है नाइट ब्लाइंडनेस। पेशेंट को ऐसा नहीं है कि रात में दिखता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे पिक्चर में दिखाता है ना मूवी में कि रात में दिखता नहीं है उसको, ऐसा कुछ नहीं होता है। रात में दिखता है लेकिन कंपैरेटिवली दिन की तुलना में कम दिखता है। ये कहलाता है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। आपसे हिंदी में पूछेगा रतौंधी, इंग्लिश में देगा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस आँख से रिलेटेड है, आंसर ले लोगे क्या? विटामिन ए। दूसरा है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में भी आई भी इन्वॉल्व होता है और इसमें स्किन यानी त्वचा में भी कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो दोनों जब एक साथ होगा तो कहलाता है जीरोप्थेल्मिया। उसके अलावा चेंजेस इन स्किन में भी क्या होता है? इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। जो हमारा स्किन है उसमें से पपड़ियाँ निकलने लग जाती है, स्केलिंग होने लग जाता है, स्केलिंग होकर पपड़ियाँ बनने लग जाती है, तो ये हो जाते हैं चेंजेस इन स्किन। तो लेकिन मेन क्वेश्चन है वो ये दोनों है, जीरोप्थेल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, समझ में आ गया। अब आते हैं इसका स्रोत यानी कि सोर्स। विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए अगर ऐसा पूछेगा तो आंसर आएगा कैरोट यानी कि गाजर। तो ये लेना है आंसर। ठीक, विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए लेगा तो कैरोट। हिंदी में नाम बताइए, विटामिन ए का नाम विटामिन ए ही है, रेटिनॉल का रेटिनॉल ही है, उसका और कोई नाम नहीं है। जीरोप्थेल्मिया को जीरोप्थेल्मिया ही बोलते हैं, वो तो नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग ट्रांसलेट कर दिया, रतौंधी बना दिए। जीरोप्थेल्मिया का और कोई हिंदी नाम नहीं है, जीरोप्थेल्मिया ही है। स्किन में चेंजेस इन स्किन मतलब त्वचा में परिवर्तन, वो तो इतना हिंदी, इतना छोटा सा इंग्लिश आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आते हैं सोर्स। सोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है बोलेगा तो कैरोट, गाजर। ठीक, अब देखिए आंसर कैसे लगाते हैं। ये रेटिनॉल दिखा है, रेटिनॉल ये बना है किससे? रेटिना से बना है। तो हमारे आँख में जहाँ पर इमेज बनती जिसकी वजह से हम देख पाते हैं ना वो रेटिना है।
तो रेटिना से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम रखा गया रेटिनॉल। ये जो विटामिन ए है इस रेटिना के ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयर करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसका नाम रखा गया रेटिनॉल। ठीक है, तो जो कैरोट है उसमें विटामिन ए को बनाने वाला एक फैक्टर होता है, विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाला एक फैक्टर है, और वो फैक्टर सबसे ज़्यादा गाजर में रहता है। इसीलिए बोलते हैं ना, अगर आपकी आंखें कमज़ोर है तो गाजर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कैरोट में होता है कैरोटीन। क्या पाया जाता है गाजर में? कैरोटीन। यही कैरोटीन आगे जाके बनाता है रेटिनॉल। समझ में? जो कैरोट है, गाजर है, इसमें उसमें एलिमेंट पाया जाता है जो कहलाता है क्या? कैरोटीन। ये कैरोटीन रेटिनॉल बनाता है। तो जब आप गाजर खाओगे तो पहले क्या बनेगा? कैरोटीन बनेगा, और कैरोटीन फिर कन्वर्ट होकर बना देगा रेटिनॉल या विटामिन ए। इसीलिए जब आँख में कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या खाने की सलाह दी जाती है? गाजर खाने की सलाह दी जाती है। तो इसका मेन क्वेश्चन है कैरोट। इसके बाद जो नॉर्मल सोर्स है, जो सामान्य स्रोत है, वो सब में आएगा। ग्रीन वेजिटेबल आएगा, मिल्क में होता है, दूध में होता है, पनीर में होता है। ये हो गया किधर? वेजिटेरियन के लिए। अब नॉन वेजिटेरियन में आते हैं। इसमें होता है कॉड लिवर ऑयल। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कॉड लिवर ऑयल। कॉड एक मछली है, मछली के यकृत का तेल। तो अगर आपको याद होगा बचपन में हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे तो हम लोगों को एक तेल पिलाने के लिए आया जाता था स्कूल में, बड़ा उसका टेस्ट बहुत कड़वा बीटर टेस्ट रहता था, पीले कलर का दिखता था, वही है कॉड लिवर ऑयल। मछली आती है कॉड मछली, रोहू, सामान्य तौर पर अपन रोहू कह देते हैं, रोहू है नहीं एक्चुअली वो। तो कॉड एक मछली है जिसके लीवर का ऑयल निकाला जाता है जो कहलाता है कॉड लिवर ऑयल। तो कॉड लिवर ऑयल और आपका कैरोट, ये दो मेन सोर्स हैं किसके? विटामिन ए के। ठीक है, आपको देगा कॉड लिवर ऑयल या मछली के यकृत का तेल में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? विटामिन ए है। गाजर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए की होती है। विटामिन ए का सर्वाधिक उत्तम स्रोत कौन सा? द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या ले लेना है? गाजर लेना है। ठीक है, बाकी ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, बटर, एग, ये सब जो है वो सब में मिलेगा, लेकिन दो जो है वो सोर्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि गाजर में क्या पाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में विटामिन ए या रेटिनॉल नहीं दिया है तो कैरोटीन दिया होगा, तो कैरोटीन आंसर ले लेना है। क्लियर? इस तरीके से आपका एक विटामिन कंप्लीट हुआ। एक एक विटामिन को कंप्लीट करेंगे, पढ़ते जाएंगे। अब इसको रिकॉल कर लेते हैं। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? कैसे याद रखना? अरे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होगा, रतौंधी कहेंगे, जीरोप्थेल्मिया होगा, और स्किन में चेंजेस होगा, स्किन में मतलब त्वचा में परिवर्तन होगा। सोर्स, दो सोर्स को भूलना ही नहीं है। एक है आपका क्या है? कैरोट, और दूसरा है कॉड लिवर ऑयल। कैरोट यानी गाजर, इसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन प्रीकर्सर है, किसका प्रीकर्सर है? रेटिनॉल का। आपसे पूछेगा कि विटामिन ए का बेस्ट सोर्स कौन सा है? कैरोट ले लेना है। दूसरा कॉड लिवर ऑयल, इसके अलावा एग में मिलता है, मिल्क में मिलता है, पनीर में मिलता है। ठीक है, विटामिन ए क्लियर बन जाएगा, आंसर लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B1। B1 विटामिन ए हो गया। अब ए के बाद आते हैं बी। अब बी को नंबर में बांटा गया, B1, B2, B3 ऐसे बढ़ते जाएंगे, B12 तक आता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे पहले देखिए, विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमिन। ठीक है, विटामिन B1 का नाम थायमिन। कैसे याद रखेंगे? B1 था, B1 था, ठीक है, B1 था तो थायमिन लगा लेना आंसर। B1 था, अरे ए रेटिनॉल, B1 थायमिन, तो B1 था। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कमी से होने वाला रोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। B1 है ना, तो B फॉर बी और B फॉर ये वाला बी, तो बेरी डिजीज़ है। ठीक, बेरी से मतलब बेरी होगा। इसको हम और पढ़ेंगे। बेरी से क्वेश्चन पूछा था कि बेरी में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो बहुत सारे लक्षण हैं। इसमें हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, हमारे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, हमारी जो है वो स्किन त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको, बेरी को डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है बोलेगा तो बेरी। लेकिन ऑप्शन में कभी भी आपको ना विटामिन B, C, D, E नहीं देगा, वो ऑप्शन देगा आपको B1, B2, B3। तो B1 एक B1 था मतलब थायमिन, और उसकी कमी से क्या हो गया? बेरी हो गया। ठीक,
उसके बाद इसका सोर्स में जब बहुत कुछ अच्छा मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। सीरियल्स मतलब अनाज, बीन्स यानी कि सोयाबीन, बीन्स वाले जो जितने भी बीन वाले हैं जैसे कि मूंगफली, इन सब में क्या पाया जाता है आपका विटामिन B1, और मिल्क में तो पाया ही जाता है। इसीलिए तो मिल्क को क्या कहा गया है, कंप्लीट डाइट कहा गया। तो इसके सोर्स से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा प्री में। यही इससे 2 क्वेश्चन बनता है, एक है ये B1 को थायमिन कहा जाता है, और B1 की कमी से होने वाला रोग। तो ट्रिक से याद कर लेते हैं। B1 था, तो B1 यानी कि रासायनिक नाम या दूसरा नाम क्या हो गया, थायमिन। तो उसकी कमी से क्या है, तो B, और इधर भी B रोग में बेरी बेरी, तो ये हो जाएगा बेरी बेरी। ठीक, एक बार पूछा है क्वेश्चन, याद आ रहा है मेरे को कि बेरी बेरी में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला हमारा जो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम, उसमें प्रभाव पड़ता है। हमारा पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, और त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सोर्स में बहुत कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। सीरियल्स है, सीरियल मतलब अनाज होगा, जितने भी बीन्स होते हैं जिसमें फलियाँ होती है वो, जैसे कि सोयाबीन होगा, और मिल्क, इन सब में विटामिन B1 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B1 के बाद आएगा B2, विटामिन B2। ठीक है, 2, ये क्या हो गया, B2, तो मैं इसको ऐसे कर लूँ 2, और ये है राइबोफ्लेविन कर्री, तो मैं क्या बना दिया, टूरी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, टूरी से याद रखेंगे। B2 मतलब 2 ले लिया वहाँ से, और राइबोफ्लेविन का RI को री ले लिए, तो ये क्या बन जाएगा, टूरी बन जाएगा। तो विटामिन B2 को क्या कहा गया है, राइबोफ्लेविन कहा गया, ऐसे याद रखना है। ठीक है, देखिए अगर आप उसके ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आंसर इजीली एक बार में शॉर्ट लगा लेंगे। तो विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। पहली बार में साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है, वर्ड है, वो आपको पहली बार में टफ लगेगा। 1-2 बार आप बार पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, छोड़ नहीं देना, अरे भगवान बहुत टफ लग रहा है, नाम याद नहीं हो रहा है, तो ऐसे नहीं करना है भाई। जो उसका नाम रखा गया वो वैसे इसको याद करना। तो ट्रिक बना लिए, विटामिन B2 से क्या हो जाता है, विटामिन B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है किलोसिस। चिलोसिस नहीं पढ़ना ना, किलोसिस है, किलोसिस स्किन डिजीज है। तो विटामिन B2 के पास से क्या हो जाता है, किलोसिस। ठीक, तो मैं ऐसे कर लूँ क्या, ट्रिक बना लूँ, इसको चीलो कर लूँ। चीलो मतलब मैं चीला बोल दूँ, चीला। तो टूरी क्या बनाती है, चीला बनाती है। आंसर आप लगा लेंगे, टूरी क्या बनाती है, चीला। ठीक, तो विटामिन B2 क्या कहलाता है, राइबोफ्लेविन कहलाता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, किलोसिस, स्किन डिजीज है, त्वचा में होने वाले परिवर्तन ही है। अगर आपको स्पेसिफिकली नाम दे रहा है किलोसिस, तो आपको सीधा ले लेना है विटामिन B2। विटामिन ए से भी स्किन में चेंजेस होता है, लेकिन किलोसिस अगर वो स्किन डिजीज बोल रहा है, थोड़ा सा गम्स में भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है, तो अगर किलोसिस बोलेगा तो डेफिनेटली आपको आंसर क्या ले लेना है, विटामिन B2 ले लेना है। इसमें भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स में नहीं है, मेंस के हिसाब से ही है ये। चीज़ यानी पनीर, एग, यीस्ट नमक जीवाणु, मीट यानी कि मांस, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफ और वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी पत्तियाँ होती हैं और जो हरी साग सब्जियाँ हैं, उन सब में क्या पाया जाता है, आपका विटामिन B2 पाया जाता है। तो आपको जोन समझ में आ रहा होगा कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। नीचे वाला जो सोर्स है ना, वो आपके मेंस के लिए। आपको प्री के लिए अगर समझना है तो आप समझिएगा कि विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, या विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो 2-री मतलब राइबोफ्लेविन, समझ में आया। और इसकी कमी से होने वाला रोग, टूरी बनाती है चीला मतलब किलोसिस, स्किन डिजीज है। अब इसका सोर्स में आपके नॉर्मल ही आएंगे, अनाज आएगा, दूध आएगा, पनीर आएगा, अंडा आएगा, हरी साग सब्जियाँ होंगी। तो जहाँ पर स्पेसिफिक कुछ आएगा ना, तो वहाँ हम सोर्स को बात करेंगे। ये हो गया विटामिन B2। अब आते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 तो B3 और नी, तो 3 को मैं क्या बोलता हूँ, 3 बोलता हूँ ना, 3 हिंदी में क्या बोलूँगा, 3। तो न से क्या हो जाएगा, नियासिन। ठीक है, न से क्या हो जाएगा, नियासिन। B3 मतलब 3 हो गया, 3 हिंदी में लिखेंगे, न से हो जाएगा नियासिन। तो विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है। विटामिन B3 को और क्या कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है। बनेगा। अब यहाँ से बनता है क्वेश्चन इसका, ये पूछता है पेलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा। माउथ में जो है ना छाले जैसे पड़ लग जाते हैं, स्किन में चेंजेस होगा, ये कहलाता है पेलाग्रा। स्पेसिफिकली पेलाग्रा नाम पूछेगा तो आपको ले लेना है B3। B3 क्या कहलाता है, नियासिन कहलाता है। कैसे याद रखें, 3 मतलब 3, न फॉर नियासिन। इसकी कमी से 2 रोग हैं,
पेलाग्रा और इनफर्टिलिटी, तो इसे याद रख लीजिएगा PI से, पर्सनल इंटरव्यू, PI का बंच बना लीजिएगा। इनफर्टिलिटी मतलब होता है क्या? बंध्यत्व, बंधता मतलब जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी, वो कहलाएगा इनफर्टिलिटी। तो विटामिन B3 की कमी से 2 रोग उत्पन्न होते हैं, एक है पेलाग्रा और एक है इनफर्टिलिटी। ये नहीं पूछता है ज़्यादा, क्योंकि इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे कारण हैं, ये पूछेगा आपसे पेलाग्रा। तो पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। P और I से याद रखिएगा, P फॉर पेलाग्रा और I फॉर क्या है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब हिंदी में बोलते हैं बंधत्व, मतलब उसमें चाहे मेल या फीमेल में जो है वो बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होगी, तो क्या कहलाएगा? इनफर्टिलिटी कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका विटामिन B3। 3 मतलब 3, न मतलब नियासिन, तो विटामिन B3 को क्या कहा गया? नियासिन कहा गया है। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग PI से याद रखना है, P फॉर पेलाग्रा और I फॉर इनफर्टिलिटी। सोर्स क्या है? वापस वही नॉर्मल, मिल्क, एग, ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई आपको परेशान नहीं होना। यीस्ट जीवाणु है, मीट है, फिश मतलब फिश, मिल्क और लेग्यूम। लेग्यूम का मतलब होता है ऐसे फलियाँ जिसमें जो होगी ना, जैसे मूंगफली है, ग्राउंडनट, उसके बाद सेमी है, सेम जिसको हम लोग बोलते हैं, और आपका बीन्स है, तो ये सब किस में आती है? फलियाँ। तो जो फलीदार सब्जियाँ होती है, जो फलीदार आपके फूड मटेरियल होते हैं, उन सब में क्या होता है? आपका विटामिन B3 होता है। क्लियर? लगा लेंगे आंसर। ये हो गया आपका विटामिन B3। इसके बाद B4, तो याद रखिएगा विटामिन B4 नहीं होता है, ठीक है। भावनाओं में बहते हुए B4 को खोजने मत लग जाना, लेकिन मैथ नहीं पढ़ाए, हो सकता है सर भूल गए होंगे, नहीं पढ़ाए होंगे, नहीं है, ऐसा करके B4 को मत खोजते रहना, ठीक है। B4 नहीं होता है, B4 हो गया वो। अब आते हैं विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। विटामिन B5 दैट इज द पेंटोथेनिक एसिड कहलाता है ये, ठीक। कई जगह पेंटोनिक एसिड लिखा होता है, एक्चुअली वो पेंटोथेनिक एसिड ही है। तो विटामिन B5 को कहा जाता है पेंटो। 5 का मतलब पेंटा, इस 5 का मतलब क्या हो गया? पेंटा हो गया। तो ये जो 5 है वो पेंटा को बता रहा है, तो डेफिनेटली इसमें आप गलती करोगे ही नहीं, पेंटोथेनिक एसिड कहलाएगा। इसमें भी विटामिन B5 में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ नहीं है। देखो मैं आपको मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, आपको प्री के हिसाब से क्वेश्चन निकाल लेना है, लेकिन हाँ पढ़ना पूरा एक बार पढ़ लीजिए तो आपको मेंस का बर्डन कम होगा। विटामिन B5 की कमी से क्या क्या होता है? तो पहला स्किन डिजीज होगा। सभी विटामिन में कमी में आपको स्किन पर इसका इफेक्ट मिलेगा। बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास 50 साल का कोई आदमी आएगा और बोलेगा कि मेरे पास ना वो विटामिन B5 की कमी से मेरा बाल सफ़ेद हो गया, उसके लिए नहीं है भाई, असमय बालों का पकना, इसके लिए आपको लगेगा विटामिन B5। इसका कारण है आप 15 साल 16 साल 18 20 साल के हैं और आपका जो है वो बाल पक गया, तो ये हो सकता है कि विटामिन B5 की कमी होगी। साथ ही साथ उसमें स्किन में चेंजेस भी दिखने लग जाता है, सामान्य जो है त्वचा नहीं रहती है, विकृत हो जाता है, और जो बच्चों की ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, थोड़ी रुक जाती है। ये है विटामिन B5। तो आपका अगर बाल कहीं ऐसे देखिए बाल पक गया है तो विटामिन B5 खा लिए, मल्टीविटामिन खा लिए तो बहुत सारा काम आ जाएगा। हो गया? ये प्री का जोन नहीं है, ये मेंस का जोन है, ठीक। पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। ये भी नहीं पूछता है क्योंकि आप 5 देख के पेंटोथेनिक तो लगा ही लोगे। तो मेंस प्री का ऐसा कुछ स्पेशल जोन नहीं, हाँ मेंस के लिए मेंस में लिखना पड़ता है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B5 की कमी से स्किन डिजीज होता है, त्वचागत रोग होते हैं। दूसरा क्या होगा? आपका बच्चों की जो है वो ग्रोथ रुक जाती है और बाल जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, वाइट हेयर दिखने लग जाते हैं। सोर्स क्या है? एग, मिल्क, वेट, ग्रोथ, ग्राउंडनट, वही जो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं वही सोर्स है, कुछ स्पेसिफिकली अलग से इसमें कोई सोर्स नहीं है। ये हो गया आपका विटामिन B5। फिर आते हैं विटामिन B6, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, B6 इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। जब कोई आदमी क्रिकेट खेलता है तो वो 6 मारता है, तो वो जैसी 6 मारता है सब लोग उससे बहुत प्यार करने लग जाते हैं, अच्छा 6 मारा, ठीक है, ये मैच को जिता दिया, जैसे धोनी,
लास्ट बॉल मैच जिताने के लिए 6 मारा तो पूरे भारत के लिए क्या हो गया, प्यारा हो गया, प्यारा। तो जो 6 मारेगा क्रिकेट में वही क्या होगा, प्यारा होगा। तो 6 मतलब प्यारा, मतलब प्यारी। तो याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन, इसको याद करिएगा प्यारी, ठीक, प्यारी या प्यारा। तो जो 6 मारेगा वो क्या होगा, प्यारा होगा। तो 6 यानी विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये कई बार पूछ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 को क्या कहा गया है, पायरिडॉक्सिन कहा गया। अब उसका काम समझते हैं कि विटामिन B6 क्या करता है। तो हम लोगों के शरीर में ब्लड बनता है, रक्त बनने की प्रक्रिया होती है। हम लोग के शरीर में ब्लड बनने की प्रक्रिया, ब्लड में उसमें RBC होता है, WBC होता है, प्लाज्मा होता है, 1-2 बार और मैं बात कर चुका हूँ। तो जो ब्लड बनता है तो ब्लड के बनने के लिए उसको बहुत सारे घटकों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे उसको कंपोनेंट चाहिए ब्लड को। तो जब ब्लड बनने की प्रक्रिया होती है ना, तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन क्या करता है, मदद करता है। ब्लड बन रहा था, बोला सबको पूछा कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा, कौन है मेरा दोस्त जो मेरे ब्लड बनने में मदद करेगा। तो पायरिडॉक्सिन हाथ उठाता है, भाई भाई मैं करूँगा, विटामिन हो तो क्या करूँ, लेकिन मैं आपको जो है ना ब्लड जब भी बनाओगे, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपका मदद करूँगा। ऐसे कौन बोला, विटामिन B6, ठीक है। तो विटामिन B6 इट मीन पायरिडॉक्सिन क्या करता है, रक्त के निर्माण में भाग लेता है। इट मीन्स इट विल हेल्प इन द ब्लड फॉर्मेशन। इसीलिए जब विटामिन B6 कम हो जाएगा तो अब ब्लड को बनाने के लिए कोई दोस्त नहीं मिला तो ब्लड कम हो जाएगा, और जब ब्लड कम होगा इट मीन्स जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो इसे हम कहते हैं एनीमिया। तो विटामिन B6 की कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक, कैसे आया, समझ में आया ना। विटामिन B6 क्या करता है, रक्त के निर्माण में भाग लेता है। लगा लीजिए क्वेश्चन, लिख लीजिए कि विटामिन B6 क्या करता है, विटामिन B6 रक्त के निर्माण में भाग लेता है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ब्लड फॉर्मेशन, FORMATION, लिख लीजिए क्वेश्चन इसी के पास लिख लीजिए कि विटामिन B6 जो है वो रक्त के निर्माण में भाग लेता है। विटामिन B6 हेल्प इन द ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर रक्त बनेगा ही नहीं तो कमी हो जाएगी, रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, इसे ही क्या कहा जाता है, एनीमिया। बाकी तो स्किन डिजीज आएगा ही आएगा। सोर्स में ऐसा कुछ खास नहीं है, मिल्क, यीस्ट, दूध में, यीस्ट में, एग में, मीट में, ये सब में पाया जाएगा। विटामिन B6 तो याद रखिएगा जो 6 मारता है वो प्यारा हो जाता है, मतलब 6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होगा, एनीमिया होगा। क्यों होगा, क्योंकि विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन किस में भाग लेता है, रक्त के निर्माण में भाग लेता है, ब्लड फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है। तो अगर B6 कम होगा तो ब्लड फॉर्म, इट मीन्स हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ये कंडीशन क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बना लोगे, आंसर लगा लोगे, एनीमिया ना, ठीक। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। आगे बढ़े, विटामिन B7, ये जबरदस्त है, ये यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन आता है ना। विटामिन B7, B6 हो गया, विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 भी हो गया, B4 नहीं है, B5 हो गया, B6 हो गया। अब आते हैं B7। B7 को कहा जाता है बायोटीन या विटामिन H। अच्छा है, नया क्वेश्चन है, नया नाम रखा, अभी भी नाम रखा गया, नया नवेला नाम छठी करके इसका नाम को रखा गया है, इसलिए भूलना नहीं, ठीक है। विटामिन B7 इसे कहा जाता है बायोटीन या विटामिन H। बायोटीन के नाम से कंपनी चलती है, ठीक। तो B7 और इसे कहा गया बायोटीन। तो 7 या 7 या बाई, 7 बाई नाम रख दिए, 7 बाई, आपके बाई का नाम क्या रख दिए, 7 बाई या 7 बाई, कुछ भी नाम रख दो, ठीक है। तो बायोटीन को याद रखना, बायोटीन किसे कहा गया। उल्टा पूछता है ना, आपसे ये नहीं पूछने वाला कि विटामिन B7 को और क्या कहा जाता है, आपसे पूछेगा कि बायोटीन किसे कहा जाता है, तो विटामिन B7 को कहा जाता है। इसे विटामिन H भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा कि कैंसर के चिकित्सा में विटामिन B7 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर की चिकित्सा में विटामिन B7 का प्रयोग किया जाता है। विटामिन B7 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। विटामिन B7 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की चिकित्सा में विटामिन B7 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सब चीज़ को नोट्स में दे दूंगा तो क्लास का क्या महत्व रहेगा ना, क्लास अटेंड करोगे ना तभी तो,
सब चीज़ नोट्स में नहीं है। चलिए समझ में क्वेश्चन क्या पूछेगा, विटामिन B7, विटामिन B7 को और क्या कहा गया है, बायोटीन कहा गया है, विटामिन H कहा गया है। जो बायोटीन या विटामिन H इट मीन्स विटामिन B7 कैंसर की चिकित्सा में उपयोग होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। विटामिन B7 इट इज आल्सो नोन एज बायोटीन और विटामिन H एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, स्किन डिजीज और हेयर फॉल, कोई बहुत बड़ा सोर्स जो है वही नॉर्मल है, वही सब रहेगा। एग रहेगा, मिल्क रहेगा, वेजिटेबल रहेगा, फ्रूट रहेगा और अनाज रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। विटामिन B7 जिसे कहा गया बायोटीन, विटामिन H इसकी कमी से क्या होता है, हेयर फॉल होता है, स्किन डिजीज होता है। ये किसकी चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, कैंसर की चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। स्रोत तो वही है जिसमें आप बार बार पढ़ रहे हैं। ये हुआ विटामिन B7। अब आते हैं विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B9, ठीक, इसे कहा जाता है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 को कहा जाता है फॉलिक एसिड, विटामिन B9 फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड भी क्या करता है, ब्लड के निर्माण में, ब्लड के फॉर्मेशन में भाग लेता है। विटामिन B9 या जिसे कहते हैं फॉलिक एसिड, नोट डाउन कर लीजिए कि आपका नोट्स मिल जाएगा आज, लेकिन आप अपने जो नोट्स रखते होंगे वहाँ पर आप नोट डाउन करिए कि विटामिन B9 फॉलिक एसिड भी रक्त के निर्माण में भाग लेता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द ब्लड फॉर्मेशन। क्लियर, विटामिन B9 फॉलिक एसिड समझ में आ गया। इसकी कमी से भी क्या होता है, आपका एनीमिया होता है। इसकी कमी से भी क्या होगा, विटामिन B9 की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया होगा, वही रक्त के निर्माण में भाग लेता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड फॉर्मेशन में कौन कौन से विटामिन भाग लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B6 और विटामिन B9। दो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, B6 और B9, कंफ्यूज नहीं होना है। 6 और 9 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। 6 को उल्टा लिखोगे तो 9 बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखिए, B6 मतलब पायरिडॉक्सिन और B9 मतलब फॉलिक एसिड। ये दोनों क्या करते हैं, रक्त के निर्माण में भाग लेते हैं, ब्लड फॉर्मेशन में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कि निम्न में से कौन कौन से विटामिन रक्त के निर्माण में भाग लेते हैं, तो B6 और B9 दे दिया, या पायरिडॉक्सिन या फॉलिक एसिड दे देगा, तो आंसर आप लगा लोगे, ठीक है। एनीमिया होगा, बच्चों में जो है वो उसकी वृद्धि, ग्रोथ रुक जाएगा, सोर्स वही है। हरी साग सब्जियाँ, अनाज होगा, दूध होगा, मिल्क मतलब मिल्क है, पनीर है, बटर है, आपको जो समझ में आता है वो लिख देना। सोर्स में ऐसा कुछ है नहीं खास, समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछेगा कि B9 को और क्या कहा जाता है, तो फॉलिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B9 को और क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड कहा जाता है। ये क्या करता है, ये रक्त के निर्माण में भाग लेता है। इट हेल्प्स इन द ब्लड फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन द ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आए। चलिए वापस एक बार क्लास शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ तक आ गए थे, आपका हो गया था विटामिन B9। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, B9 को और क्या कहा गया, फॉलिक एसिड कहा गया है। क्या करता है, रक्त के निर्माण में भाग लेते हैं। इसी कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, त्वचा में परिवर्तन होते हैं। स्रोत जो है वो सोर्सेस उसके नॉर्मल सोर्स ही हैं। अब आते हैं विटामिन B12, ये भी इंपॉर्टेंट है। B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन कहा जाता है। विटामिन B12 इज नोन एज साइनोकोबालामीन। क्यों कहा जाता है, ये रखना, क्योंकि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट नामक एक धातु है जो पाया जाता है विटामिन B12 में, कोबाल्ट। आपसे प्रश्न पूछेगा कि B12 को और क्या कहा गया है, तो साइनोकोबालामीन कहा गया, पहला क्वेश्चन। फिर आपसे पूछेगा कि इनमें में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। विटामिन है और उसमें धातु पाई जा रही है, मेटल पाया जा रहा है। कोबाल्ट किसमें,
विटामिन B12 में। उल्टा पूछेगा कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में। B12 में कौन सी धातु पाया जाता है बोलेगा तो कोबाल्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, दोनों ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कोबाल्ट। यहाँ से एक और नया कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये जो कोबाल्ट होता है इसका कलर कैसा होता है? पिंक। पिंक कलर उठाते हैं, इसका कलर कैसा होता है? पिंक। पिंक कलर है, इसीलिए जो साइनोकोबालामीन है उसे कहा जाता है पिंक विटामिन। नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करिए कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो क्या डालेंगे आंसर? विटामिन B12 और साइनोकोबालामीन, क्योंकि कोबाल्ट जो है वो पिंक कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इस विटामिन को B12 को क्या कहा जाता है? पिंक विटामिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, पिंक विटामिन किसे कहा गया है? फेवरेट कलर, बहुत सारे लोगों का फेवरेट कलर है, लड़कियों का खासकर। ठीक, पिंक विटामिन किसे कहा गया? साइनोकोबालामीन को कहा गया। ठीक है, लेकिन कारण आपको पता होना चाहिए कि क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और कोबाल्ट की उपस्थिति के कारण इस विटामिन का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? पिंक विटामिन कहा गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये, आपने देखा B6 और B9 क्या कराता है? एनीमिया कराता है। अब अगर B12 की कमी हो जाती है तो खासकर बच्चों में एक एनीमिया होता है, वो कहलाता है पर्नीशियस एनीमिया। क्या कहलाता है? पर्नीशियस एनीमिया कहलाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देख के लगाना है, एनीमिया लिखा है कि पर्नीशियस एनीमिया लिखा है। पर्नीशियस एनीमिया का हिंदी नाम नहीं है, आपको पर्नीशियस एनीमिया ही लिख कर आएगा। तो अगर एनीमिया बस होगा तो B6 और B9 लेना, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई पर्नीशियस एनीमिया क्या है, तो आपको आंसर B12 ही लेना है, साइनोकोबालामीन ही लेना है। समझ में आया? पर्नीशियस एनीमिया बच्चों में होता है और इसमें जो बच्चों में उनका जो स्टूल होता है, लेटरिन जो होता है, मल, वो हरा निकलता है, तो उससे हम पहचानते हैं कि इस बच्चे को पर्नीशियस एनीमिया हो गया है, साइनोकोबालामीन कम हो गया। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। पर्नीशियस एनीमिया आपको पूछेगा कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको विटामिन B12 भी दे सकता है और साइनोकोबालामीन भी दे सकता है, तो आप आंसर देख के लगा लेना। इसकी कमी से एक दूसरा रोग होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नर्व्स पर होने वाला, नर्व्स से होने वाली बीमारियाँ होती है जिसे हम नर्वाइन डिसऑर्डर या नर्व्स डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है पर्नीशियस एनीमिया। अब इसका स्रोत यानी कि सोर्स वही है, मिल्क होगा, एग होगा, सीरियल्स होंगे, जितने भी अनाज हैं उनमें ये पाया जाएगा। दूध में क्या पाया जाता है? साइनोकोबालामीन या विटामिन B12 पाया जाता है। तो अगर बच्चे को पर्नीशियस एनीमिया है तो उसको क्या पिलाना है? उसको दूध सही तरीके से देना है। ठीक है, दूध में होगा, अंडा में रहता है, पनीर में रहता है और अनाज में रहता है आपका B12 या साइनोकोबालामीन। तो चलिए क्वेश्चन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। कोबालामीन है ना, कोबाल्ट है। कोबालामीन है मतलब ये किस में क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाएगा। तो कोबाल्ट पाया जाता है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बना, कोबाल्ट का रंग कैसा होता है? पिंक होता है, इसीलिए पिंक विटामिन किसे कहा गया पूछेगा तो साइनोकोबालामीन को कहते हैं। ये क्या करता है? ये भी रक्त के निर्माण में भाग लेता है। इट हेल्प्स इन द ब्लड फॉर्मेशन। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। हाँ, कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया। किस में होता है? खासकर बच्चों में होता है। दूसरा, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होते हैं। ठीक है, सोर्स क्या है? तो सोर्स इसमें आपको दूध में मिलेगा, अनाज में मिलेगा। ठीक है, इसमें आपकी फलीदार सब्जियों में मिलेगा, हरी साग सब्जियों में ये मिलता है। ये कहलाता है विटामिन B12। चलिए, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ विटामिन बी। तो हमने पढ़ा विटामिन ए, फिर B1, B2, B3, B4 है क्या? नहीं है, तो B4 नहीं होता है। फिर B5, B6, B7, B8 है क्या? नहीं है। फिर B9, B10 है क्या? नहीं है। B11, B12, हाँ। तो यहाँ तक आपका आ गया विटामिन बी। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो नहीं होता है को भी याद रखना है। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। कहाँ तक आ जाएगा? B1, B2, B3, B4 नहीं, B5, B6, B7, B8 नहीं, B9, B10 नहीं, B11 और B12। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका विटामिन बी। तो आपका जल में घुलनशील विटामिन हो गया, विटामिन बी और विटामिन सी। तो ए वाला हो गया उधर से, फिर बी वाला हो गया। अब आते हैं विटामिन सी। ठीक, ये बहुत ही फेवरेट जोन है प्री का, यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। सिंपल क्वेश्चन आप आराम से लगा लेंगे। विटामिन सी,
जैसे अभी आप कोविड के समय सुने ना कि आपको विटामिन सी खाना चाहिए, है ना, सुने ना क्वेश्चन, अभी आप बार बार सुनते थे कि विटामिन सी और जिंक खाइए, आप खट्टे साथ नींबू खाइए, नींबू को जो है वो जूस पीजिए, रस पीजिए, सुन रहे थे ना। क्यों कहा गया, इसका कारण अभी देखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें सिंपल है, ठीक है, क्या बनते हैं, कॉमर्स लेने के बाद अल्टीमेटली सी बनते हैं, तो सी और ए, इसका सी और इसका ए, तो सी बना लिए। तो सी, विटामिन सी, उसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो जहाँ जहाँ विटामिन सी पाया जाएगा वो खट्टा होगा, क्यों, क्योंकि उसमें एसिड है। जैसे नींबू खट्टा, संतरा खट्टा, ठीक है। दूध का खट्टा होने का कारण, आंसर करिए, दूध के खट्टे होने का कारण क्या है, बताइए। 8 लोग हैं, देखते हैं कौन जल्दी आंसर करते हैं। दूध का खट्टा होने का कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस, विवेक तिवारी जी बहुत बढ़िया। लैक्टिक एसिड, सरोज साहू जी, ठीक है ठीक है, लैक्टिक एसिड नहीं है, एक्चुअली लैक्टोबैसिलस की वजह से होता है, हाँ ठीक है ठीक। निधि सिंह जी, लैक्टो, ठीक लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध खट्टा हो जाता है, बढ़िया बढ़िया। अब देखिए कि जितने भी फल ऐसे जो खट्टे होते हैं सबको रखा जाता है साइट्रस फैमिली में रखा जाता है। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि साइट्रस जो प्रजाति के पौधे होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने वाला, इट मीन्स हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला विटामिन कौन सा है, बोलेगा तो विटामिन सी। ये अच्छा क्वेश्चन है, करंट का भी आ गया, ठीक है। इसीलिए अभी कोविड के समय में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन सी का प्रयोग करने की सलाह दी जाती थी। चाहे तो आप नींबू खा लीजिए या कोई भी खट्टे फल खा लीजिए, या तो फिर उसको आप दवाई के रूप में विटामिन सी और जिंक ले सकते हैं, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके पहले कोई सा भी विटामिन इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, पहली बार विटामिन सी आया जो किसके लिए उपयोगी है, रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए उपयोगी। इट मीन्स इट हेल्प्स इन द इम्यूनिटी, टू बूस्ट द इम्यूनिटी, ठीक, समझ में आ गया। अब इसकी कमी से क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सिंपल, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है कि जो मसूड़े हैं, तो यहाँ पर घाव जैसा बन जाता है, वो भरता नहीं है। मसूड़ों में, जीभ में ऐसा घाव जैसा बनेगा, छाले जैसे बन जाते हैं और वो भरते नहीं हैं। त्वचा में भी इसमें मतलब चेंजेस दिखने लग जाता है। लेकिन आप सीधा याद रखिएगा, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी को स्कर्वी ही कहते हैं, कोई हिंदी नाम उसका नहीं है, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी, क्वेश्चन सिंपल बन जाता है। अब देखिए इसका, यहाँ पर इसका जो सोर्स है ना, मतलब जो स्रोत हैं विटामिन सी को प्राप्त करने वाले जो स्रोत है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इंडियन गूसबेरी, आंवला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आंवला। इंडियन गूसबेरी, ठीक है, आंवला ही लेना है आंसर, ठीक है। आंवला के साथ अगर कुछ दूसरा नींबू वगैरह भी दिया है, तो अगर आपको बेस्ट आंसर लेना है तो आंवला लेना। अगर हाँ दोनों दिया है, आंवला भी दिया और नींबू भी दिया, तो दोनों ले लेना। लेकिन अगर दो में बेस्ट आंसर लेना है तो क्या लोगे, इंडियन गूसबेरी मतलब आंवला ले लेना है। क्यों, क्योंकि आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। तो इंडियन गूसबेरी, साइट्रस फ्रूट, ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। जितने भी खट्टे रस वाले पौधे होते हैं वो सब किस में आते हैं, साइट्रस फैमिली में आते हैं। साइट्रस को साइट्रस ही बोलते हैं। तो साइट्रस प्रजाति के पौधों में विटामिन सी भी क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अलावा टोमेटो और वेजिटेबल्स, टमाटर में और दूसरी सब्जियों में जिनमें थोड़ी सी खटास होती है, उन सब में क्या पाया जाता है, आपका विटामिन सी पाया जाता है। समझ में आए। तो विटामिन सी बहुत बार पूछता है इससे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट विटामिन है, प्री में इससे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। वापस एक बार रिकॉल करते हैं। विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टा होता है। विटामिन जो सी है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करने में, उसको बढ़ाने में मदद करता है। क्लियर हो गया, समझ में आए। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी होता है। फिर इसके स्रोत हमने देखा आंवला है, और जितने भी खट्टे स्वाद वाली फल होते हैं जैसे कि साइट्रस फैमिली वाले जो फ्रूट हैं, उन सब में क्या पाया जाता है, आपका विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हो गया विटामिन सी।
फिर आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, तो आदमी क्या बनना चाहता है? डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है। तो विटामिन डी और सी, तो DC हो गया, इसको याद रखना, विटामिन डी से सी। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। DC डिप्टी कलेक्टर से याद रखना। अब इसकी कमी से होने वाला रोग, ये भी बहुत बार पूछ चुका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स। रिकेट्स, जो बच्चे कई बार चल नहीं पाते, बच्चों का पैर ऐसे मुड़ जाता है, वो क्या कहलाता है? रिकेट्स कहलाता है। रिकेट्स, नाम याद रखिएगा, रिकेट्स। तो बच्चों में रिकेट्स किसकी वजह से होगा पूछेगा तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। वहीं अगर बड़ों में विटामिन डी होता है तो उनकी हड्डियां जो बोन है वो कमज़ोर हो जाएगी, वो कहलाएगा ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो रिकेट्स है वो चिल्ड्रन में, जबकि जो ऑस्टियोमलेशिया है ये एडल्ट में। बड़ों में होगा तो ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में होगा तो रिकेट्स। तो पूछेगा आपसे कि बच्चों में रिकेट्स का कारण क्या है, तो किसकी कमी है? विटामिन डी की कमी है। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। दोनों में क्या है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में क्या है कि हमारा जो हड्डियां है, यानी कि जो बोन्स है, उसके निर्माण के लिए, उसके वृद्धि के लिए विटामिन डी जरूरी है। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों जरूरी है। तो जब अगर बॉडी में विटामिन डी कम हो जाएगा तो हड्डियाँ कैसी हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी तो हड्डियाँ मुड़ने लग जाती हैं। तो बच्चों में ये रिकेट्स कहलाता है और बड़ों में क्या कहलाता है? ऑस्टियोमलेशिया। तो आपसे पूछेगा कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? रिकेट्स भी है, ऑस्टियोमलेशिया है, दोनों है तो दोनों ले लेना। लेकिन वो स्पेसिफिकली पूछेगा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग तो रिकेट्स लेना है, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग तो ऑस्टियोमलेशिया लेना है। क्वेश्चन के नेचर और क्वेश्चन के जोन को समझना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, दन से आंख मूंद के आंसर नहीं लगा देना। समझ में आया? बच्चों में होगा तो रिकेट्स और बड़ों में होगा तो ऑस्टियोमलेशिया। भाई उसके पहले तो यही आप भूल मत जाना कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होते हैं और दोनों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। इसका सोर्स क्या है? बटर, कॉड लिवर ऑयल, एग और सनलाइट। अब यहाँ से पूछेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन का जोन, सनलाइट। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ये बनेगा क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, मतलब विटामिन डी ले लेना है। इसीलिए बच्चों को क्या कर रखा जाता है? सूर्य के प्रकाश में बाहर उनको रखा जाता है, उनकी मालिश की जाती है। बच्चों को कहा जाता है कि बाहर उस सनलाइट में थोड़ी देर उनको रखना है। ठीक, अब अपने बच्चे घर में घुसा के रखोगे तो उसको विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी नहीं मिलेगा तो उसमें उसका बोन कमज़ोर हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा बच्चे को। तो ये है इसमें से क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। वापस एक बार रिकॉल कर लें, विटामिन डी, डीसी से याद रखना है, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग एक ही है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। बच्चों में कहलाता है रिकेट्स और बड़ों में कहलाता है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी का सोर्स क्या क्या है, तो आपको बाकी फूड लिव तो आपको फूड से क्वेश्चन नहीं बनता है, बटर, कॉड लिवर ऑयल यहाँ से नहीं बनेगा, बनेगा कहाँ से? सनलाइट से, कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। हो गया, समझ में आ गया? काफ़ी सारे विटामिन हो गया आज के लिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा विटामिन का हिस्ट्री यानी इसकी पृष्ठभूमि देख लिए थे, कैसिमर पंक ने का नाम पढ़े, फिर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस का नाम पढ़े, सप्लीमेंट्री फूड कहा, फिर विटामिन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, फिर विटामिन ए पढ़ा, फिर विटामिन B1, फिर विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, उसके बाद आपने देखा विटामिन सी और विटामिन डी। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना सारा सफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन के और विटामिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एक क्लास और लगेगा, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।